हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह क्लास 10 जियोग्राफी से वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, चलिए कोई नहीं। तो बात क्या है, आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानने को होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी पहले से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हम पढ़ते आए हैं। क्लास 8 अगर किसी को याद हो तो काफ़ी कुछ पढ़ा था। खैर, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी लोग बुक्स खोल लीजिए, बुक्स निकाल के बैठा करो यार, क्योंकि बुक्स मैं भी लाता हूँ। ओके, देखो मैंने भी बुक खोल लिया, आप भी बुक खोल लो, फिर जल्दी से साथ में पढ़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने लायक भी हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये दोनों ही हमारे लिए रिसोर्स हैं। रिसोर्स कैसे हैं? फॉरेस्ट से हम अच्छे से जानते हैं कि हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें जंगलों से प्राप्त होती है, और केवल वह ज़रूरी ही नहीं, फॉरेस्ट पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट भी रेगुलेट करते हैं। चाहे वह बारिश लाने की बात हो या फिर ऑक्सीजन की पूर्ति की बात हो, वह सारी चीज़ें फॉरेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं है जो मेरे बताने से तुम्हारे समझ में आएगी। फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे ना चाहे, हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही ग्रह पर रहते हैं, है ना, एक ही संसार में रहता है, और हम एक दूसरे पर फिर डिपेंड करते हैं। हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, जिसके चलते हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए। ये तो बात सीधी सीधी है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बात समझ में आई नहीं होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट वाइज की, टर्म समझते हैं थोड़ी। ओके, बात क्या है इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ऐसी इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया छोटा सा, कि भाई बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट हम बड़े बड़े एनिमल्स की बात नहीं करते। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लो। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मान के चलिए राइजोबियम है। राइजोबियम बैक्टीरिया हम अच्छे से जानते हैं, वो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना वो। एटमोसफेयर में भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, मतलब मिला जुला के बात ये होता है कि अमोनिया की फॉर्म में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी के अंदर, अगर मोटा मोटा समझे तो। इसी नाइट्रोजन या अमोनिया के चलते जो पौधा है जो उस पर उगा है, वो अच्छे से उग पाता है। जब वो अच्छे से उग पाता है तो हमें ही फायदा होता है। तो चाहे ना चाहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम अपने आसपास के जीव जंतुओं पर डिपेंड करते ही हैं। अब जब इन पर डिपेंड कर रहा है, जब इन पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है, तो इनकी चिंता करना, इनको बचाए रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य का पालन करेंगे आज, और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले दो टर्म्स आएंगी। अ, दो टर्म ऑफ क्या क्या है, जो सबसे पहले है, एक है फ्लोरा और एक है फौना। फौना की स्पेलिंग सही है, देख लेते हैं यार। सही है, सब सही है, छोड़ो, तुम अभी समझा ना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है वैरायटी या वेरिएशन प्लांट्स में, कि तरह तरह के प्लांट्स मिलना किसी पर्टिकुलर जगह पर, या बहुत सारे प्लांट की वैरायटी होना कहीं पर, इसे हम फ्लोरा कहते हैं। हमारे पास तरह तरह के पेड़ मिलते हैं, और कितने तरह के पेड़ हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए। बेटा, हमारे भारत के अंदर लगभग 45,000 तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। 45,000 प्रजातियां हैं हमारे पास, 45,000, 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। इतनी हमारे पास क्या है, प्रजातियां हैं। इंग्लिश में बोले तो स्पीशीज है। और ठीक उसी तरीके से फौना का मतलब होता है वेराइटी और वेरिएशन इन एनिमल्स। सारी जिंदा चीज है, सीधी बात है। और हमारे भारत में लगभग 91,000 तरह की स्पीशीज है, छोटे बड़े सब मिलाकर, छोटे जंतु बड़े जंतु सब। तो 91,000 तरह के हमारे पास जीव जंतु होते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्लोबली अगर देखा तो लगभग 7 से 8% के जीव जंतु और पेड़ पौधे हमने अपने भारत में सुरक्षित रखे हैं। हम वैल्यू करते हैं, इसलिए सुरक्षित रखे हैं। और भारत का जितना भी लैंड मास है, कितना लैंड मास है भाई? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। खैर, बात करते हैं उसका 21% क्या है, फॉरेस्ट है। और इस फॉरेस्ट में चाहे वह हिमालय के जंगल हो,
चाहे वो मध्य प्रदेश के जंगल हो, मध्य प्रदेश में तो भारत का 75% फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में ही है। फिर चाहे वो उड़ीसा के जंगल हो, चाहे वो तमिलनाडु के जंगल हो, इन सभी को हमने सुरक्षित करा ताकि आने वाले वक्त में जो पर्यावरण है, पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकें और हम कोई हानि ना पहुंचाए, जिससे कि प्रकृति माता हमें हानि ना पहुंचाए ना। सबसे मजाक ठीक है, माता से मजाक नहीं, मदर नेचर से मजाक नहीं करा करते, सीधी सीधी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये रहा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी बैकबोन है, इसी के चलते हम हैं। और फिर फॉरेस्ट में हमारे पास कई तरह के, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, कॉनिफेरस हो गए, सबकी अपनी अपनी बात है और सभी को सुरक्षित रखना हमारा काम है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है कुछ नहीं चैप्टर में, बस ये एक फिलॉसफी है अबाउट नेचर एंड फॉरेस्ट। अब बात आता है कि कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों बचाएं हम इन्हें। अगर नहीं बचाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, कोई प्रलय टूट पड़ेगा, कुछ खराब हो जाएगा, तो भैया हाँ जी, प्रलय टूट पड़ेगा। फॉरेस्ट को कंजर्व रखना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कलर चेंज, नहीं इसका कलर चेंज करते हैं। चलो फॉरेस्ट की बात हो रही है ना, हरे रंग का मार्कर ले लेते हैं। देखो भाई, फॉरेस्ट को कंजर्व करना फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे वन होते हैं, हमारे जंगल होते हैं, फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन। और क्लाइमेट रेगुलेशन भी किसी पर्टिकुलर एरिया की नहीं सर, क्लाइमेट रेगुलेशन ग्लोबली, पूरी पृथ्वी का अगर देखा जाए, अगर कोई क्लाइमेट रेगुलेट करता है तो वो होता है जंगल। पृथ्वी पर जहां जहां जंगल होंगे वहाँ की जो कंडीशंस होंगी, वहाँ के जो हालात होंगे, वहाँ का जो लाइफस्टाइल होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो अलग होगा। जहाँ जंगल नहीं होते वहाँ पे तो हम सभी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट रेगुलेशन ग्लोबली, और हैबिटेट, बहुत सारे जो वन्य जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ रहती है भाई? वाइल्ड लाइफ घर के अंदर तो रहेगी नहीं, जंगलों में रहेगी। तो उनका हैबिटेट भी कौन है? वो फॉरेस्ट है। बैलेंस ऑफ गैसेस, और भी बहुत सारे कारण हैं फॉरेस्ट को क्या करने के, फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने के। हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारा ग्राउंड वाटर भी कौन रिचार्ज करता है? हमारा ग्राउंड वाटर भी हमारे जंगल रिचार्ज करते हैं। हमें पानी भी किन की वजह से मिल रहा है जी? पानी भी हमें हमारे फॉरेस्ट की वजह से मिल रहा है। वाटरफॉल, वाटरफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल आई मीन, रेनफॉल जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसी जगह पर होगा जहां पर जंगल होंगे। ट्रांसपिरेशन ये सिंपल सी प्रोसेस है, पता बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि भाई ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो पौधा होता है वो अपने भीतर जो भी उसका जल है, जो भी उसका पानी है, वो इवेपोरेट होता है। जितने ज़्यादा जंगल होंगे, जो बारिश के बादल है वो आसपास मंडराते रहेंगे, तो उस जगह पर बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी जंगल ही करते हैं, पेड़ों की जड़ें करती हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये बात भी सुनी होगी, अगर आप ढंग से पढ़ते रहे हैं तो, जिस जगह पर जंगल होते हैं ना बेटा, जिस जगह पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, उस जगह पर फ्लड आने की, बाढ़ आने की, और सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी के कटाव होने के चांसेस कहीं ज्यादा कम हो जाते हैं। बढ़ नहीं जाते, कम हो जाते हैं। ओके, तो क्या लिखना है? प्रिवेंशन फ्रॉम सॉइल इरोजन। स्पेलिंग में मत जाना यार, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है। सीधी बात है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते हमें फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। अब जब आप फॉरेस्ट बचा लेंगे सर, तो वाइल्ड लाइफ भी तो खुद ही बचा लोगे ना। वाइल्ड लाइफ भी बचानी जरूरी है। अब बोलेंगे जंगली जानवरों से हमें क्या, भैया हो ना हो, मगर बचाना जरूरी है इसलिए क्योंकि वो भी इकोसिस्टम में आता है। ये पृथ्वी केवल इंसानों की तो है नहीं,
ये बात समझने वाली है, ठीक है। मैंने कहा ना सीखने और समझने को बहुत कुछ है। तो ये सारी बात है, ये लिखा, ये भी मैंने बताया आपको कि इकोलॉजिकल बैलेंस की ज़रूरत हो जाती है, सिस्टम सर्विस की ज़रूरत हो जाती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। ओके, कहीं हम जंगल काटते जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी को ना जंगल देखने को मिल रहा है, ना जंगली जानवर देखने को मिले, वही डायनासोर वाली बात कर दी। तो ऐसा नहीं करना ना। अब किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये एक वेब है, आई मीन एक जालनुमा बात है। देख लेते हैं फॉरेस्ट वेब ऑफ लाइफ। सारी की सारी लाइफ्स को बैलेंस करने वाला कौन है? फॉरेस्ट है। अब एपेक्स प्रेडेटर की बात करें, जो टाइगर होता है, टाइगर भी शिकार करता है, शिकार पर निकलता है, तो पॉपुलेशन को बैलेंस रखता है किसकी भाई? हर्बीवोरस की। अगर हम इसको कम कर देंगे तो वो पहले हिरन घास खा रहा है, फिर हमारे खेत खा जाएगा। हर्बीवोरस की जहाँ तक बात है, वो भी पेड़ पौधे को खाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करता है। सीधी बात है, मिला जुला के सब अपने अपने लाइफ जी रहे हैं। डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, डिकम्पोजर्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर वो जीव जंतु जो सड़ी गली वस्तुओं को खाकर खत्म करता है, सफाई का काम करता है। डिकम्पोजर कोई हटा देंगे, जो कौन होते हैं डिकम्पोजर? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। वल्चर, गिद्ध, अगर आपने सुना हो तो गिद्ध काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इसमें गिद्ध जो होता है मरे हुए जीव जंतु को खाकर खत्म कर देता है। जो गीदड़ होता है, ये जो गीदड़ है, लोमड़ी है, ये भी जैसे शेर ने खा लिया, अब जो बच गया है अब उसे कौन खाएगा भाई? ये छोटे छोटे जानवर खत्म कर देते हैं उसे। अगर हम जंगल काट देंगे तो सब खत्म कर देंगे सब। तो ये बात होती है। तो ये 3-4 तरह से हम कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर्स हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, जिसके चलते सुरक्षा कैसे मिल रही है भैया? हमें मिल रही है, सीधी सीधी बात है। ओके, तो इस तरीके से बात होती है। बात समझने वाली है। लिखाओगे? ये भी लिखवाऊं? चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए, अब वापस से बुक पर चलो। ये रहा। इतनी बातें समझ में आ गई। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? वाटर, एयर, सॉइल, बिल्कुल हम कहीं ना कहीं बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, डिपेंड करते हैं, और जब हम डिपेंड करते हैं तो उन्हें बचाना हमारा काम है, अभी बताया। ओके, अब सीधी बात है, मैंने बताया जंगल है तो पानी को बचाए रखता है, जंगल रहेगा तो हवा शुद्ध रहेगी। सूर्य की रोशनी तो पड़ ही रही है, जितनी ज़्यादा सूर्य की रोशनी होगी उतनी ही अच्छे से पेड़ पौधे भी उगेंगे। तो सारी बातें इंटरकनेक्टेड है, इन सबको संभाल के रखना हमारा काम है, बचाए रखें कि हम कोई ऐसी कलाकारी ना कर दे कि यहाँ मामला खराब हो जाए। अब मैं ये कलाकारी करने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं सारी कलाकारी दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान दो। देखो भाई, हमारे लिए इन 1970, अरे यार, इन 1972 कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि कई जगह पर जंगलों की कटाई होना, शिकार होना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और देश की आज़ादी से पहले से ही ये काम होता है। मैं बताता हूँ कैसे। कॉलोनियल पीरियड हम अच्छे से समझते हैं, जब ब्रिटिश का हम पर राज था। कॉलोनियल वैसे लिखा हुआ दिखने रहा, कॉलोनियल आप समझिए, ब्रिटिश का जब हम पर राज था, तो हुआ क्या था कि वो लोग ना, वो देश पर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया, तो वो भारत भूमि को, भारत देश को अपने पिताजी की जागीर समझते थे। जंगल काट रहे हैं अपना रेलवे नेटवर्क फैलाने के लिए, जंगल काट रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, और फिर लगातार शिकार भी करते थे जानवरों का। अब इससे हुआ कि बहुत सारे जानवर हमारे यहाँ कम हो गए, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन इन लिविंग सब्सटेंसेस या फिर लिविंग कंपोनेंट जब भी कहिए आप, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी थी, इनकी जो वेरिएशन थे, वो धीरे धीरे कम होने लगी। ना कि केवल पशुओं में बल्कि पक्षियों में भी, पक्षियों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो कॉलोनियल पीरियड से काफ़ी सारी बातें होती रही। और अगर केवल टाइगर को ही पॉइंट आउट करा जाए तो एक वक्त पर भारत में आज़ादी से पहले अगर देखा जाए 55,000 टाइगर्स थे। और जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, बताऊंगा अभी, 1973 में हमारे पास केवल 1800 टाइगर बचे। ये तो वो जानवर है जिसे हमने गिना, कुछ तो ऐसे होंगे जो विलुप्ति हो गए होंगे। तो इनको और नुकसान ना हो, हमने एक्ट पास किया। एक्ट का नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में बनाया तो 1972 नाम रख दिया। अब इनके चलते किन को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी? देखो भाई, जिस तरीके से भारत में रहते हुए सभी नागरिकों को लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है गवर्नमेंट से, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं। सीधी सीधी बात है कि लीगल प्रोटेक्शन हमें है ना, हम केस वगैरह लड़ लेंगे। ठीक उसी तरीके से अब जानवर तो जाएगा नहीं कोर्ट में,
बट गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियत कर दी कि जिस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन हमें दिया गया, ठीक वैसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए किन्हें, जानवरों को और उनकी हैबिटेट को, कि अब सभी जंगलों को गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों ही रेगुलेट करेगा। किसी तीसरे बंदे की हस्तक्षेप हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अब खुद ही रेगुलेट करती है जंगलों को। अब कुछ टर्म्स होती हैं, फिर से कुछ टर्म समझ लो, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो भाई, स्पीशीज की जहां तक बात है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे चैप्टर, बट स्पीशीज की जहां तक बात है ध्यान दो। सबसे पहले आती है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट और एनिमल्स की that are found in a particular area। एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीश को हम एंडेमिक स्पीश कहते हैं। फिर आती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कौन सी होती है भाई? एक्सटिंक्ट स्पीश वो स्पीश होती है जो अब विलुप्त हो चुकी है। लिख दीजिए नो मोर ऑन अर्थ। ओह, बहुत गलत हुआ। चलिए एंडेंजर्ड की बात करें। ये डेंजर में है, मतलब ये विलुप्त हो गई है। एक पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज ये फिलहाल खतरे में है। इनको बचाने के लिए ये एक्ट पास हुआ, इन्हें बचाना है। ओके, तो एक्ट पास होता है इन जीवों के लिए जो एंडेंजर्ड हैं, ओके, जो खतरे में है। ये विलुप्त प्रजाति है, डायनासोर टाइप, इनका क्या करना है? इनका तो हो गया जो होना था। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गया, अब छोड़ो। एंडेंजर्ड को बचाने की बात होती है। अब बात यह है, अब वो जीव जंतु कौन कौन से हैं ध्यान देना, बस गिनते जाओ। टाइगर्स, एशियाटिक लॉयन, राइनो, गैंडे को कहते हैं हिप्पो, और ब्लैक बक, ब्लैक बक काला हिरण, पता होगा सबको। ओके, आगे बढ़ता है। और क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स भी हमारे पास 3 हैं। बुक निकालो, पता चलेगा। ये रही बुक, लेके तो तुम बैठते नहीं हो यार। यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करता हूँ उनको। ये रहा, क्रोकोडाइल्स हमारे पास 3 प्रकार के, कौन कौन से? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। किसी ने अमिताभ बच्चन की गंगा जमुना सरस्वती अगर देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, अमिताभ बच्चन घड़ियाल ही कंधे पे लेके भागता है उधर, लेके आता है, मतलब मूवी जब एंड होने वाली होती है। खैर छोड़ो, पिक्चर की बात में करेंगे। तो ये सारी बातें थी। इंडियन एलिफेंट्स और रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। रॉयल बंगाल टाइगर वो जो होता है ना, टाइगर भी तो कई तरह के हमारे पास। जो असल में जो टाइगर है ना, येलो और ब्लैक लाइंस वाला, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। फिर पास व्हाइट टाइगर पे, व्हाइट टाइगर का क्या करना। तो ये सारी बातें थी। ओके, स्नो लेपर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीव है, ठीक है। तो इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, इन सभी को लीगल प्रोटेक्शन दिया किसने? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये एक्ट पास होता है। तो ये सारी बातें होती है। अब जैसे ये एक्ट पास हुआ तभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था? सीधी बात है, नाम से पता लग रहा है कि हम टाइगर्स को बचाएंगे। अब ये नहीं कि बाकी को छोड़ देंगे, नहीं नहीं, टाइगर बचाने का मतलब ये नहीं है कि टाइगर को उठा के घर में ले आओ ना। टाइगर बचाने का सीधे सीधे मतलब है आप टाइगर की हैबिटेट बचा दो। टाइगर जहां रहता है ना, जंगल में रहता है, जंगल बचा दो, कि उस जंगल में कोई तोड़ा फोड़ी नहीं होगी, कोई जंगल नहीं काटेगा वो वाले जहां पर टाइगर है। अब जिस जगह पर टाइगर है, अब जैसे आप उस हैबिटेट को बचाओगे तो आसपास के जितने भी जीव जंतु है जो टाइगर के आसपास रहते थे या उस जंगल में जो भी रहते वो सारे बच जाएंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर इसको लेकर लॉन्च हुआ। दूसरी बात, टाइगर की हंटिंग पर और जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी हंटिंग पर पूरी तरीके से क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। रोक लगेगी, 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ओके,
ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक केस हमने देखा है और हम सब जानते हैं। ओके, कौन सा है वो खुद ही देखो, वो भी हमें बताएंगे। तो ये सारी बात है, तो ये सब चलता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अराउंड ये सारी बातें होती है। हाँ, तो बात क्या हुई, जब मैं बता रहा था कॉलोनियल पीरियड के अराउंड, तो काफ़ी ज़्यादा शिकार होता था टाइगर्स का। पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं, बट जब हम 10th में पढ़े थे ना बेटा, तो एक याद होगा जो मेरे टाइम से है, एक फोटो दिखाई थी, उसमें एक ब्रिटिश आदमी ने ना एक दिन के अंदर 100 टाइगर्स मारे थे, केवल शिकार करने के नाम पर। अब टाइगर का शिकार करते क्यों थे भाई, ये अभी भी क्या खतरा है, टाइगर का शिकार करते क्यों है वो, इसलिए क्योंकि पहली बात तो टाइगर की स्किन ब्लैक मार्केट में उसका रेट बहुत है। दूसरी बात उसके दांत, उसकी हड्डियां, इन सभी के चक्कर में टाइगर्स को खतरा हमेशा से बना रहता था। बट अब नहीं है, क्योंकि अब जेल हो जाएगा अगर इसने सोचा भी तो। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये सभी चीज़ें लागू करता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। हुआ क्या था कि ब्रिटिश से भी पहले, मतलब ब्रिटिश के टाइम के आसपास 55,000 थे, अब 1800 बचे। अब हमारे पास लगभग 3,000 के अराउंड टाइगर्स हैं। ओके, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, नेपाल और भारत इन दोनों ने ही मिलकर लगभग दुनिया के 75% टाइगर्स बचा लिए। एंड सच अ ग्रेट अचीवमेंट देखा जाए तो कोई वेस्ट कंट्री तो ना बताए कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि सब तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगे हुए थे उस वक्त। बट हम सारे के सारे अभी भी कई सारे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, बट हम सोचते हैं पर्यावरण को लेकर चीज़ें बेहतर है। अब होता क्या है कि टाइगर्स को इस तरीके से सुरक्षित करना ज़रूरी हो गया था, और इसी को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या हुआ, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जो स्पेशली टाइगर्स को ही डेडिकेटेड थे। काफ़ी सारे, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क का है। तो ये सभी के सभी बनाए गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई इनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइगर्स मेन प्रायोरिटी थी ही, बट जैसे ही आपने टाइगर्स की हैबिटेट को सुरक्षित करा, आसपास के सभी जानवर, सभी जीव जंतु सुरक्षित खुद ही हो गए। तो ये बात है। बहुत सारी मूवीज बनी है इन पे, मैं चाहूंगा विद्युत जामवाल की जंगली देखो, तुम्हें पता चलेगा कि हाथी दांत के लिए कोई कितना गिर सकता है। बहुत सारे हाथी मारे गए थे, मतलब मूवी में दिखाया ऐसे। वीरप्पन तुमने सुना ही होगा, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था उसने, हाथी दांत बेच बेच के वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था, वो तो जैसे तैसे करके एनकाउंटर किया उसका। खैर, ये चीज़ें समझिए। अब ये सारी बातें हैं, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, यू शुड नो, उत्तराखंड में है, यूके में। और हाँ, उत्तराखंड ही समझना, यूनाइटेड किंगडम नहीं। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का, अरे यार, सरिस्का जिम कॉर्बेट राजस्थान में, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। ओके, मानस टाइगर रिजर्व असम में है। कुछ तुम्हें पता होने चाहिए, याद कर लेना, लिखे हुए भी हैं। अब जल्दी से उधर आ जाओ, कहाँ गया, ये रही बात है कि इस एक्ट के चलते जितने भी चीज़ें हुई थी वो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दी, तुम भी देख लो। जैसे कि मैं थोड़ा हट जाता हूँ, यहाँ देख लो, जो प्रोटेक्टेड एरियाज कर दिए गए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर दिएगा। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे भाई, गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलेगा कौन से जीव जंतु को कहाँ खतरा है, ये बात पब्लिक की होती है। पब्लिक ही बताएगी कि कोई जंगल काटने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक ही बताएगी कि जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी बात है, पेनल्टीज लगा दी गई वायलेशन पर, मतलब कि अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, इस कानून के चलते हंटिंग बंद है, जंगलों की कटाई बंद है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, सीधी बात है। ओके, अब आगे बढ़ जाइए। ये रहा, मैंने तुम्हें बता दिया था। हाल फिलहाल हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व है ऑल ओवर इंडिया में। और टाइगर रिजर्व का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े पंजरे हैं जिसके अंदर टाइगर हमने सुरक्षित रखे, नहीं, हमने पूरे जंगल का जंगल ही रिजर्व कर लिया। ओके, तो सीधी बात है। अब बात है कम्युनिटी मूवमेंट, बट कम्युनिटी मूवमेंट से पहले फॉरेस्ट के बारे में जानो। देखो भाई, फॉरेस्ट हमारे पास, अब जब बात सुरक्षा की हुई तो फॉरेस्ट को हमने 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड करा। सबसे पहले थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, फिर है प्रोटेक्टेड, और फिर आते हैं अनक्लास्ड। रिजर्व पर पूरा पूरा स्वामित्व अगर रहता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। रिजर्व फॉरेस्ट को पूरी तरह से रिजर्व कर लिया गया कि इसके अंदर जो करना है, जो भी फैसले लेना है, वो खुद गवर्नमेंट ही लेगी। इन्हीं फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
रिजर्व फॉरेस्ट की भरमार है उस जगह पर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है जिन्हें डायरेक्ट कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा में। शिकार करना तो दूर, सोचना भी मत। नेशनल पार्क्स वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। ओके, जंगल वो चिड़ियाघर में तो पिंजरे के अंदर रहता है जानवर, आप बाहर आज़ाद घूमते हैं। बट नेशनल पार्क में आपको संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पिंजरे में रहना पड़ेगा, जानवर आसपास घूम रहे होंगे, तो संभल के। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो हैं, इनको गवर्नमेंट ने आपके लिए छोड़ा, यहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, जो करना है वो करो, जंगल मत काटना, मगर ये वाले भी। ओके, तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट ये हो गए। यहीं पर ही कम्युनिटी रहती है, यहीं पर ही ट्राइब्स भी रहती हैं। झारखंड, रांची जैसी जो जगह है, बिहार में भी काफ़ी सारे जंगल हैं, तो बहुत सारे लोग अभी भी जंगल के आसपास वास करते हैं, और वो जंगल को सुरक्षित भी रखते हैं और वहाँ के जानवरों का ध्यान भी रखते हैं। अब होता क्या है कि भाई अब वो भी कहाँ रहेंगे, तो जो फॉरेस्ट ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए छोड़ दिए गए वो थे अनक्लास्ड। ओके, तो इस पर इन दोनों का कोई खास कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो आराम से रहती है। खैर, सीधी सीधी बात है, अब आगे बढ़ जाता है। कम्युनिटी मूवमेंट्स, चिपको और बीज बचाओ, ये चीज़ समझते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का। सीधी सीधी बात ये है भाई कि गवर्नमेंट का काम था लॉज बनाना, लॉज का मानना ना मानना हमारे हाथ में था। ठीक, अगर हम असल में सच में ही अपने क्या कहते हैं उसे, जंगलों की क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो ये हमारा काम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओबे करें रूल्स को। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ने बढ़ चढ़कर, कम्युनिटीज़ कौन है भाई, वो लोकल कम्युनिटीज़ जो जंगल के आसपास रहते थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया जंगलों की सुरक्षा में और वन्य जीवों की सुरक्षा में। ये न्यूज़पेपर ज़रा समझते हैं, लेकिन पहले कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन भी देख लेते हैं। हुआ क्या था कि कम्युनिटी और कंजर्वेशन की जहाँ तक बात है, तो बस बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो आगे आई विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प और जंगलों की रक्षा करी, जिनमें से दो सबसे बड़े मूवमेंट आज तक माने जाते हैं, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, बीज बचाओ, सेव सीड्स, सिटी पार्क। अब है क्या, जहां तक चिपको की बात है, चिपको मूवमेंट वैसे तो 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, और ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। ओके, इसमें क्या था कि हिमालय के बहुत सारे जंगल थे जिनको काटने की बात चल रही थी, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसको काटने आ भी गए थे। तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो सभी लोग पेड़ों को हक करके खड़े हो गए, मतलब उसको गले लगा लिया और चढ़ा ले, बुलडोजर अगर चढ़ाया जाए तो। ये नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये तो मानवता का उल्लंघन होता, तो हिमालय के जंगल ऐसे बच गए। बट तुम्हें एक कहानी और पता होनी चाहिए, ये बात है 1730 की, जिससे चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड है। ये बात पता होनी चाहिए। 1730 में हुआ क्या था भैया, खेजड़ली नाम का गांव है जो है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। तो जोधपुर के राजा ने भी ये ऑर्डर दिया था कि खेजड़ली गांव के सभी जंगलों को काट दिया जाए। तो वहां से एक वीरांगना, वैसे भारत में बहुत सारी हुई हैं मगर एक की बात करते हैं, वो थी अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई समाज राजस्थानी है, मरने से नहीं डरता, वही बात इन्होंने साबित करी। हुआ क्या कि इनके साथ लगभग 363 लोग थे लोकल उस जगह के। इन सभी ने वही किया जो चिपको आंदोलन में हुआ था, ये सभी पेड़ों के गले लगकर खड़े हो गए। बट उस समय पे राजा का राज था, उसने उन सभी को खत्म कर दिया, और इस तरीके से अमृता देवी बिश्नोई उस दिन वीर गति को प्राप्त हुई। बट उससे हमें इंस्पिरेशन मिली और 1973 में हमने हिमालय के सारे जंगल बचा लिए। फिर उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन भी कुछ ऐसे ही है। बीज बचाओ आंदोलन में क्या था, बीज बचाओ मूवमेंट क्या बताता है भाई, ये बताता है कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती, केमिकल्स का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना बेहतर होगा। और ये मूवमेंट भी यूके उत्तराखंड में ही हुआ था, उत्तराखंड में हो गए। तो उत्तराखंड में ये दो मूवमेंट हुए हैं, तो कम्युनिटी का एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात ये है कि अकेले गवर्नमेंट जंगल नहीं बचा सकते ना सर, कम्युनिटी का सीधे सीधे अफेक्ट पड़ता है। अब ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर क्या बता रहे हैं देखो, इसमें नीचे साफ साफ लिखा है कि आप बताइए क्या कारण है कि जो घड़ियाल साहब में जो मगरमच्छ जी हैं ये नदी से बाहर क्यों आ गए। जिम्मेदार हैं हम खुद, रिवर पॉल्यूट करी हमने, अगर कुछ कंपनीज करती भी थी तो उनके खिलाफ भी हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी।
सीधी बात थी, चुपचाप देखते रहे। और हमने क्या देखा कि भाई जब नदी नाले खराब हो गए कहीं ना कहीं हमारी वजह से, और फिर उसके बाद ये बाहर आ गया। और भी चीज़ें होती है, गांव देहात के इलाकों में भी देखने को मिल जाती है। क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ क्यों आ गई? जंगल काट दिए। जंगल काट दिए, बाढ़ तो आएगी। और जब बाढ़ का पानी आएगा तो मगरमच्छ भी साथ में आएगा, तो क्या दिक्कत है अगर वो तुम्हारे घर में आ गया तो? सीधी बात है, तुमने उसका घर खराब किया, वो तुम्हारे घर में आ गया। ठीक इसी तरीके से यमुना जब खराब हुई थी, यमुना जब गंदी हुई थी, तो बहुत सारे पक्षी भी मारे गए थे। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डायरेक्ट इनडायरेक्टली, चाहे ना चाहे, तो मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हम खुद। सीधी बात है, हमारा काम था चीजें, माने कि हम साफ नहीं कर सकते बट गंदा करने से तो बच ही सकते थे। मगर हम तो हैं, हम हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जेएफएम की, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। ये ना, ट्रेडिशनल फार्मिंग पर जोर दिया गया था बीज बचाओ आंदोलन में। ये पूरे का पूरा स्लाइड है, आपको समझ में आएगा। खैर अभी फिलहाल आगे पढ़ लेता है। अब जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1990 में शुरू हुआ था भारत के अंदर, और ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया उड़ीसा में। भैया होता है क्या है? ये एक पार्टनरशिप होती है किन किन के बीच में? गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में। जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है कि भाई गवर्नमेंट भी ध्यान रखे किसका? फॉरेस्ट का। और आप भी ध्यान रखो। कैसे रखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफपीसी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटीज सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को कि भाई किस तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज की रक्षा करनी है। गवर्नमेंट उन्हें ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेन करती है किस तरह से अगर कोई इलीगल स्मगलिंग टाइप देखने को मिलती है, जैसे कि हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है कि जंगल काट दिए, जंगल की लकड़ियां गायब हो रही हैं, दूसरे देश में बेची जा रही है, तो ये सारी चीजें रोकी जाती है। गवर्नमेंट को सपोर्ट दी जाती है और गवर्नमेंट खुद भी लोगों को फिर सपोर्ट करती है। और भी चीजें मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि खाली ये दो आंदोलन नहीं है हमारे देश में। कम्युनिटी ने कई मामलों में गवर्नमेंट से ज्यादा काम किया है, खासकर जब बात राजस्थान की होती है तो। बताता हूँ, ध्यान देना। देखो, बुक निकाले बैठे हो तो तुम्हारे समझ में आएगा। अलवर एक जगह है राजस्थान में, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 5 गांव ने 1200 यार्ड की जमीन दे दी। किसे दे दी? जंगलों को दे दी। कैसे? कि वहां पर एक सेंचुरी बना दी गई, 5 गांव ने अपनी अपनी जमीनें दे दी हैं कि भाई यहाँ पर सेंचुरी बना दो। ये काम किसने किया? गवर्नमेंट तो नहीं करा। गवर्नमेंट ने तो नहीं किया ना, किसने करा? वहां की कम्युनिटी ने, वहां के लोकल लोगों ने करा। तो ये अवेयरनेस होती है। हो गई, सीधी सीधी बात है। अब जेएफएम भी कुछ इसी जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम का नाम है। इसमें क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटीज है वो आगे आती हैं और फॉरेस्ट को क्या करने में, फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने में, उसकी सुरक्षा करने में योगदान देती है। अब किस तरह से योगदान देंगे, मैंने तुम्हें बताया कि ना जंगल काटो ना जंगलों को काटने दो। बहुत सारे वन्य जीव, एक तो गांव ऐसा भी है गुजरात में कि वहां पे तेंदुए ऐसे ही घूमते फिरते हैं, टाइगर ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पर छोटे मोटे जानवर घूमते रहता है। ना तेंदुओं को लोगों से डर लगता है, ना लोगों को तेंदुओं से डर लगता है। सब पालतू हैं, जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, अपने जानवर की तरह पालतू बना के रखते हैं, चीजें यहाँ से ठीक होती है। तो जेएफएम एक ऐसे ही प्रोग्राम का नाम है। एक पार्टनरशिप है, एक बॉन्ड है, किन किन के बीच में भाई? गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में, लोकल कम्युनिटी के बीच में। अब कुछ क्वेश्चंस है, चैप्टर यहाँ पर हो जाता है ओवर। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ बचा हुआ है। खैर, कहाँ गया? ओ, कुछ चीजें समझ लें। ये रहा पोचिंग एंड हंटिंग, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, ये चीज़ भी समझ लो कि पोचिंग एंड हंटिंग में सीधी बात है, इसका मतलब होता है इलीगल तरीके से जानवरों का शिकार करना। अब इलीगल तरीके से जानवरों का शिकार होगा तो चीज़ें तो खराब होंगी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और ऐसे लोगों को जो ये काम करने के लिए उतारू हैं, ओके, ऐसे इस तरह के शिकार को रोकने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया जो था WCCB, वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। कि भाई इंसानों के साथ क्राइम करते हो तब तो पिटोगे ही, अगर जानवरों के साथ क्राइम किया तो और पीटे जाओगे। तो WCCB क्या है? एक ब्यूरो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात इस काम में लगा रहता है कि कहीं जानवरों के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। अन्याय तो नहीं हो रहा, तो ये सारी बातें होती है। अब आगे बढ़ाते थे। ये तो खैर कंक्लूजन है, मैंने ये कंक्लूजन हर लाइन पे दे रहा था मैं। चलो थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, पिछली बार नहीं करे थे। स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, भाई सीधी बात है, ये होती है एक्सटिंक्ट, पता ही होगा, बताया था। वो प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो होते हैं एंडेमिक स्पीशीज। फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज द रिजर्व्ड या परमानेंट।
वो प्रोजेक्ट जो टाइगर्स के लिए लॉन्च हुआ था वो था प्रोजेक्ट टाइगर। और ठीक है, ऐसे सारे कर लो। कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज डिफॉरेस्टेशन। एनिमल हंटेड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स आर विक्टिम्स ऑफ पोचिंग, पोचिंग मैंने बताया। ओके, और ठीक है, ऐसे बहुत सारे। फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज आर कॉल्ड अनक्लास्ड। ऐसे फॉरेस्ट जो लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं अनक्लास्ड ही कहेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसे प्रोटेक्ट करता है वो तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और एन एनिमल रिस्क ऑफ एट एक्सटिंक्शन, उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कीजिएगा जो ना आए। और अगर मुझसे कोई टॉपिक रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई थिंक मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया। अगर कुछ रहता है तो बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ते रहो। चैप्टर को केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर पर्पस के लिए भी पढ़ो, फ्यूचर पर्पस के लिए भी समझो। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, ये 1 साल मिला है। हाँ, 10th का 9th का जो भी पढ़ रहा है, ये वैसे 10th का जब कर रहा है आपको ये 1 साल मिला है अपनी लाइफ का। अच्छे से इसको सीखिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार।